हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मींस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैदिक कल्चर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी नमस्कार, आदार, आभार, अभिनंदन, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैदिक कल्चर। हम शुरू करने वाले हैं वैदिक कल्चर, करेक्ट है? देखिए, अभी तक हमने क्या सीखा है? स्टोन एज को सीखा है, और स्टोन एज के बाद हम बात करने वाले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद दिस इज अवर द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द वैदिक कल्चर। लेट्स स्टार्ट वैदिक कल्चर, वैदिक सभ्यता। अब हमने देखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एक नगरी सभ्यता थी, और ये नगरी सभ्यता के पतन के बाद हम एक नए कल्चर को देखते हैं। वैदिक कल्चर को हम देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। एंड दिस सिविलाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द वेदास, वेद पर आधारित होगी, और वेद में जो हमें देखने को मिलेगा उसके बेस पर हम जानेंगे, और इसीलिए इस कल्चर को कहा गया वैदिक कल्चर। इसका एक नाम और मिलता है आर्यन कल्चर या आर्यों की सभ्यता। तो दैट इज द विसी फाउंडेड बाय द आर्यंस, दैट्स व्हाई दिस सिविलाइजेशन, दिस कल्चर इज कॉल्ड द आर्यन कल्चर या आर्यन। तो ये आर्य जो है इसके फाउंडर होंगे, संस्थापक होंगे।
थोड़ा सा इंतजार करिए, ये आर्य कौन थे या कहाँ से आए, किस तरीके से वो आए, कैसे क्या उनका शुरू होगा, वो सब हम 1 to 1 जानेंगे। अभी हम थोड़ा बेसिक्स को देख लेते हैं, देन उसके बाद हम उसके सेशन की ओर जाएंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंडियन हिंदू कल्चर को ये आपका बताता है, तो बहुत सी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, तो बने रहिए। अब हम देखते हैं कि वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस आर्यन कल्चर या आर्य कल्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। इसका पहला भाग जो होगा उसे कहा जाएगा अर्ली। अर्ली मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स पहले का। हिंदी वाले विशेष ध्यान दीजिए, पूर्व का मतलब होता है, पूर्व का मतलब यहां ईस्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ईस्ट नहीं है। अर्ली या पूर्व का मतलब है पहले का। देन उसके बाद हम देखते हैं लेटर। लेटर मतलब हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। तो यहां उत्तर का मतलब नॉर्थ नहीं है, एक्चुअली वही कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा उसको हमने क्लियर किया और कुछ नहीं है। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वैदिक कल्चर। वेद इस पर आधारित होंगे या वेद पर ही आधारित व्यवस्था होगी, और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर समझने वाले हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अभी तक हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए हमने जेम्स बॉन्ड का उपयोग किया था। अब हमें यहाँ पर बेसिकली एक लिटरेचर्स को पढ़ना है, तो अब हमें यहाँ जेम्स बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लिटरेचर्स को पढ़ेंगे, बट वो लिटरेचर्स कौन से हैं, व्हाट काइंड ऑफ द सोर्सेस इज रिलेटेड टू द आर्यन कल्चर। आर्य सभ्यता को जानने के लिए आपको उसके सोर्स को जानना होगा, और उसके सोर्स क्या है वो हम देखते हैं। लेकिन इसके टाइम पीरियड को भी थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, और टाइम पीरियड जो है वो अर्ली वैदिक एज से शुरू होगा, 1500 बीसी, है ना, 1500 बीसी से शुरू होकर ये कब तक जाएगा अर्ली वैदिक, ये आपका 1000 बीसी तक जाएगा। ये आयरन को जरूर याद रखिएगा। आयरन जो है वो आने वाले जीवन में आग लगाने वाला है। जैसे इंटरनेट के आने से क्रांति आ गई है, एक रिवॉल्यूशन आ गया है, और ये आयरन जो है एक रिवॉल्यूशन की ओर जाएगा। लेटर वैदिक में हम देखेंगे तो ये आयरन 1000 से 600, तो दिस पीरियड इज रिलेटेड टू द 600 बीसी, और ये वाला आपका 1500 से हो जाएगा। तो ये तो टाइम पीरियड की बात हुई। तो ये आयरन ही है जिसकी वजह से हमने इसके इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल चेंजेस को जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये आयरन आग लगाने वाला है, और ये आग ऐसी लगेगी कि इसे हम देखेंगे अर्ली और इसे हम देखेंगे लेटर वैदिक में। तो वी विल डिस्कस पॉइंट टू पॉइंट फर्स्ट, देन वी विल डिस्कस द बीसी, द जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम देखेंगे बाद में। तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए आपको जेम्स बॉन्ड बनना पड़ा था, बट यहां पर आपको जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब आपको यहां पर क्या है, आपको चेतन भगत बनना पड़ेगा। चेतन भगत मतलब आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, और वो बुक्स कौन सी हैं, और वो बुक्स हैं द सोर्स ऑफ द वैदिक कल्चर। और सोर्स ऑफ द वैदिक कल्चर की यदि हम बात करें, तो यदि मुझे अर्ली वैदिक जानना है, इफ आई वांट टू नो द बीसी अर्ली वैदिक एंड दिस वेद को या इस वेद को मुझे पढ़ना होगा, और इस वेद का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद मतलब सबसे पुराना वेद है, इसीलिए अर्ली वैदिक को हम ऋग्वेदिक एरा भी कहते हैं। तो ऋग्वेदिक एरा कह लीजिए, अर्ली वैदिक कह लीजिए, या पूर्व वैदिक कह लीजिए, बात एक ही है, करेक्ट है। लेटर वैदिक को यदि मुझे जानना है, इफ आई वांट टू नो द लेटर वैदिक, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो मुझे रिमेनिंग वेद पढ़ने पड़ेंगे, एंड दिस वेदास इज कॉल्ड द बीसी सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। तो मुझे इन तीनों वेद को पढ़ना होगा, तो मैं क्या जानकारी ले लूंगा, लेटर वैदिक की। तो ऋग्वेद को मैं पढ़ूंगा तो मुझे किसकी जानकारी मिलेगी, अर्ली वैदिक। इसका बाद इससे हम यहां देखेंगे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, और ये 10 मंडल में जो कुछ भी लिखा रहेगा वो सब कहां से रिलेटेड है, अर्ली वैदिक। तो वट एवर इज दैट इज रोट इन द बीसी अर्ली ऋग्वेद, वी विल फाइंड द बीसी कल्चर ऑफ द अर्ली वैदिक। तो ये कंफ्यूज ना होना सबसे पहली बात तो, और ये कंफ्यूजन आगे थोड़े से बन सकते हैं, बट हम उनको थोड़ा रेक्टिफाई करते हुए आगे चलेंगे। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो यहीं पर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आती है कि हु वर द आर्यंस। अब जिनकी बात हम करने वाले हैं वो आर्य कौन है, वो आर्य कौन है, क्या है, कैसा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा समझते हैं, जासूसी मोड को ऑफ करते हैं। हमने देखा कि आर्यन जो है वो वैदिक कल्चर के फाउंडर हैं, वही उसकी फाउंडेशन रखे जाते हैं। बट ये आर्य का मीनिंग क्या होता है, इस शब्द का मीनिंग क्या है, तो आर्यन मतलब इसी हाई बर्थ कह लीजिए, या ग्रेड कह लीजिए, या कह सकते हैं प्रीस्ट क्लास कह लीजिए, या कुलीन कह लीजिए, या उच्च वर्ग का कह लीजिए। मतलब समाज में एक हाई क्लास है, उस चीज को डिनोट करता है आर्य। आर्य मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब आपके उच्च,
और उच्च मतलब कुलीन या हाई सोसाइटी, हाई बर्थ, जो कहना हो आप कह लीजिए। ये तो एक मीनिंग हो गया, एक उसका अर्थ हो गया, हमें इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। लेकिन आर्य का मतलब एक और आता है, और वो आर्य जो है वो रेस के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। यहाँ रेस का मतलब वो सलमान खान की रेस नहीं है, यहाँ रेस का मतलब यहां पर हम देखेंगे एक कम्युनिटी, या आप इसी कह सकते हैं एक समुदाय को रिप्रेजेंट करेगा या एक जाति को बताएगा, वो होगा आर्य। तो आर्य भाषा जो है, दैट मीन्स आर्य शब्द का मतलब है हाई बर्थ, ठीक है। ये हाई बर्थ मैंने उसको ब्लू कलर में वो कर दिया है, बट जनरली रिफर टू ए लैंग्वेज टू सम ऑफ इट यूज द रेस। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि देखिए आज की जो क्लास होगी थोड़ी सी क्या होगी, मतलब आप देखेंगे, मतलब मैंने कुछ एनिमेशंस रखे हुए हैं, तो एनिमेशंस को का पीडीएफ में दूं तो शायद अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। पीडीएफ आपको कल मिल जाएगा, आई होप, मतलब कि मैं उस पर काम करके मैं आपको कल उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, है ना। और इंतजार का फल मीठा होता है ना। तो इस तरीके, तो हम यहां ऐसे देखेंगे, इट्स काइंड ऑफ द बीसी रेस, और रेस के फॉर्म में हम आर्यंस को समझने वाले हैं। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी जो मैं पीडीएफ जिसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि क्या होगा कि आज थोड़ा क्लास थोड़ा इस तरीके से होगा। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया आर्यंस क्या है। अब यदि हम बात करें कि आर्यंस कहां से आ रहे हैं और ये किस तरीके से यहां पर सेटल डाउन होने की कोशिश करते हैं, तो दिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बहुत ही ज्यादा विवाद का विषय है। वैसे ही ये आर्य का जो टॉपिक है या उनका आने का जो विषय है या ओरिजिनल होम है, वो बड़ा दिक्कत की बात है। तो इसको समझाने के लिए हर व्यक्ति ने एक अलग अलग थ्योरी दी है, और आर्यंस को समझाने के लिए, आर्यंस के ओरिजिनल होम या उनका डोमिसाइल कहां का है उसको समझाने के लिए हर व्यक्ति ने अलग अलग थ्योरी दी है। एंड आई एम पुटिंग सम काइंड ऑफ द थ्योरीज, एंड दीज थ्योरीज रिलेटेड टू द डिफरेंट पीपल्स। जैसे मैक्स मूलर नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने मतलब ये क्रांतिकारी विचारधारा के थे, हम ऐसा कह सकते हैं, और उन्होंने फाइंड आउट किया कि भाई कि आर्यंस जो है वो बैक्टीरिया से आए थे। बैक्टीरिया मतलब मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से आए थे, ठीक है साहब, आपकी बात को हम मान लेते हैं। लेकिन एक और क्रांतिकारी आए जिन्हें हम मॉडर्न हिस्ट्री में बखूबी पढ़ेंगे, और उन्होंने बोला कि भाई कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब उन्होंने स्वराज जैसे शब्दों का उपयोग करे, उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बुक में बताया, ए रेसिडेंट ऑफ द नॉर्थ पोल, एक बुक का नाम है, एंड बाल गंगाधर तिलक इज टॉकिंग अबाउट द बीसी, कि वो आर्य जो है वो नॉर्थ पोल से आए थे। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा, और ज्योग्राफी पढ़ा है तो उन्होंने ये बोला कि भाई कि नॉर्थ पोल से आए थे। अब आप बोलिए सेंट्रल एशिया और नॉर्थ पोल में काफी डिफरेंसेस हैं। अब आप बोलेंगे कि भाई कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट्स, तो विवाद तो शुरू ही हो गए हैं। तो देयर आर द लॉट्स ऑफ थ्योरीज रिलेटेड टू द origin of the Aryans, but we are trying to find out the actual places of the Aryans. हम कोशिश करेंगे उसको जानने की कि भाई वहां से कहां से थे। एक और आए जो हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी विचारधारा के, परंपरावादी विचारधारा के, जिन्होंने बोला कि भाई आर्य जो है वो यहाँ कहीं नहीं, वहां कहीं नहीं, यहाँ अपने पड़ोस से आए थे, अपने भी बाजू की दुकान से आए थे, ऐसा कह सकते हैं। और बाजू की दुकान वो कहां पर है, दैट इज तिब्बत। हम देखेंगे तिब्बत से वो आए हैं, और उन्होंने ऐसा बताया अपनी बुक में, वो है आपका सत्यार्थ प्रकाश। पहले के जमाने में क्या होता था, ट्विटर नहीं चलता था, तो अपनी बातें जो है वो बुक के माध्यम से कहते थे। आज की डेट में तो आप चिड़िया उड़ा दीजिए, और चिड़िया उड़ा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भैया इसने ये कहा, उसने ये बकवास कही, उसने ये बकवास। तो ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स दैट इज, एंड ऑल थिंग्स दैट इज गिवन बाय इन डिफरेंट बुक्स, एंड वी हैव टू रिमेंबर सम काइंड ऑफ दिस बुक्स रिलेटेड टू द थ्योरी। और ये सत्यार्थ प्रकार तो बहुत ही खास है, इसे आर्य समाज की बाइबल के रूप में भी जाना जाता है। दिस इज द बाइबल ऑफ द आर्य समाज, बिकॉज द आर्य समाज इज रिलेटेड टू द दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती को हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले एपिसोड्स में, तो तब तक बने रहेंगे, बिल्कुल, है ना। और भी कई लोग हैं जो एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्यंस जो है अलग अलग जगह से आए, ठीक है। इतनी सारी बकवास मैं क्यों कर रहा हूं, इतनी सारी बकवास मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें जो है समझना है सेंट्रल एशिया की थ्योरी को। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो कहीं ना कहीं हमें इस पर देखना है, एंड दिस मैक्स मूलर थ्योरी इज मोस्ट एक्सेप्टेबल या मोस्ट एप्रोप्रिएट थ्योरी टिल नाउ। अभी तक जो सबसे ज्यादा भी कह सकते हैं स्वीकार्य सिद्धांत है, वो है मैक्स मूलर साहब का।
ठीक है, गॉट इट। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट आप में से कोई यदि क्रांतिकारी हो और बोले कि सर हम कल नहीं आएंगे, हम क्या है आर्यों को ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है भाई आप चले जाइए, तो हमें केवल समझना है ना, तो लेकिन हमें रिसर्च नहीं करनी। तो ये रिसर्च वाले कुछ टॉपिक्स हैं और ये मैक्स मुलर को बोला गया है। मैक्स मुलर ने बताया कि भाई सेंट्रल एशिया से आते हैं, ठीक है भाई, आपकी बात को हम मान लेते हैं और इन्होंने इसके पीछे एक थ्योरी दी, तो हम इस थ्योरी को थोड़ा सा जान लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, जानने समझने के लिए हमें जाना होगा मैक्स मुलर की एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप पर। इंडो यूरोपियन ग्रुप लैंग्वेज का मतलब क्या है कि इन्होंने बताया कि जो विश्व की सारी भाषाएं हैं, द ऑल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड दैट इज डिराइव फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, और एक ग्रुप है जिसका नाम है इंडो यूरोपियन ग्रुप। इंडो यूरोपियन ग्रुप्स में हम देखेंगे भारत की भाषाएं और भारत के साथ साथ यूरोप की भाषाओं को देखने वाले हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मैक्स मुलर ने बताया कि सेंट्रल एशिया से आपके आए थे, उन्होंने बोला कि हिंदी, संस्कृत, लैटिन, दैट इज द ओल्ड ग्रीक लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, ये सारी की सारी भाषाओं का जो उदय हुआ है वो हुआ है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप से। ठीक है भाई, इतनी तो बात हमें समझ में आ गई आपकी। इन्होंने ये बोला कि इन शब्दों में, दैट मीन्स ऑल दीज वर्ड्स हैविंग सम काइंड ऑफ द सिमिलैरिटी, ये शब्द जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं उन शब्द में कहीं ना कहीं समानता दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है। जैसे मदर है, जैसे मुटर है, मैं मार्क भी करता जाता हूं, अंग्रेजी में मां को मदर कहा जाता है, और इन दो शब्दों से अच्छा मुझे कोई समझ में नहीं आया इस भाषा को समझने का। तो मां और पिता, दैट मीन्स मदर एंड फादर, दैट इज वेरी रिस्पेक्टिव पर्सन, ये हमारे भगवान के समान है इस धरती पर, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, है ना, हम अच्छी बातें भी सीख रहे हैं। तो माता और पिता से अच्छा शब्द मुझे नहीं मिला समझाने के लिए, तो मैंने उन्हीं को रखा है। तो हिंदी में माता और अंग्रेजी, हिंदी में माँ और पिता कहा जाता है हिंदी है। संस्कृत में यही देखें तो इनका जो शब्द है उनको मात्र और पितृ कहा जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी वाले नाराज ना होना भाई, ठीक है, थोड़ा समझना है बस हमें। यहां पर लैटिन में हम देखते हैं मातेर एंड पातेर, गॉट इट माय पॉइंट्स। और ग्रीक में आप देखेंगे मैटेर एंड द पातेर एंड मुटर एंड द फादर, मदर एंड फादर। इन शब्दों का आप प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए। क्या ये शब्द कुछ सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? क्या ये शब्द आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं या सिमिलर दिखाई दे रहे हैं? All these words having a some kind of the similarity, we can say that इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। आप अंग्रेजी से समझिए, आप जर्मन से समझिए, आप बेसी यूनानी से समझिए, लैटिन से समझिए, और संस्कृत हिंदी से समझ में। मैंने ये केवल इसलिए रखा है ताकि मैं आपको समझाऊं, कोई याद नहीं रखना है ना, बी फ्रैंकली, ये याद नहीं रखना है भाई। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं पहले वो तो समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। तो यहां कुछ याद नहीं रखना है, नो नीड। शब्द जो हैं वो आसपास ही, इसका मतलब मैं ये कहूं कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो एक जगह रहा करते होंगे। ऑल दीज पीपुल वर लिविंग इन द सेम प्लेस। मैं ये कहूं कि एक जमाने में ये सब लोग एक जगह रहा करते होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि दे आर लिविंग इन सिंगल प्लेस। वो मान के चलिए कौन सा प्लेस हो सकता है। और कुछ समय के बाद, जैसे परिवार में कुछ 10-12 लोग रहते हैं और 10-12 लोग रहते हैं, बाद में जाकर वो एक ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। और ये एक ज्वाइंट फैमिली थी, और ज्वाइंट फैमिली के बाद कुछ फैमिली के मेंबर जो है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गए, और वो अलग अलग फैमिली अलग अलग जगह चले गए। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो मैं ये कहूं कि वो साथ में रहा करते थे, और वो साथ में रहने वाले थे, हिंदी वाले, संस्कृत वाले, लैटिन वाले, यूनानी वाले, जर्मन वाले, अंग्रेजी वाले। ठीक है, अब ये कहां रह सकते थे मोस्ट सुटेबल प्लेस, वो हम वर्ल्ड मैप में अब देख लेते हैं। अब देखिए, कोई व्यक्ति हिंदी वाला, संस्कृत वाला, ये सब रहा करते होंगे, तो देखो यहां यदि कोई रह रहा होगा तो शायद वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, है ना, इधर जाएगा, तो इतनी सारी लैंग्वेज डेवलप नहीं होंगी। तो मैक्स मुलर ने यह बताया कि सबसे मोस्ट सुटेबल प्लेस जो है वो है सेंट्रल एशिया, जिसको मैंने रेड सर्कल में मार्क किया है। उन्होंने ये बोला कि ये सारे के सारे परिवार वाले, ये सारे के सारे लैंग्वेज वाले शायद यहां रहा करते होंगे, और इसके बाद ये लोग अलग अलग जगह गए होंगे। तो उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द मैक्स मुलर, द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस इन द वर्ल्ड इज सेंट्रल एशिया।
दैट्स वाई ही वॉज कंसिडर कि शायद जो आर्यंस हैं वो भी यहां रहा करते होंगे, और इनमें से एक ब्रांच जो है वो संस्कृत भाषा को बोलने वाली थी, वो एंट्री करती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स, आपको मेरी शब्द समझ में आ रहे होंगे और मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो मैं फिर से बता देता हूं कि उनके हिसाब से एक संस्कृत भाषा बोलने वालों का एक ग्रुप जो है वो इस तरीके से एंट्री करेगा, कहां पर, इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंट्री करने का रास्ता आपको पता ही है, समझ में आया कि नहीं आया। आप देखेंगे कि इनकी जो एंट्री होगी वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से ही होगी। कल क्लियर है? तो थोड़ा सा ज्योग्राफी क्लियर होना चाहिए हिस्ट्री के पहले, बट मैंने मैप्स रखे हुए हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी हम आर्यों को और बेटर करेंगे। तो आई होप यू गॉट इट माई आंसर, यानी यू गॉट इट द कंसेप्ट ऑफ द बीसी मैक्स मुलर, है ना। और मैक्स मुलर ने बोला कि भाई बैक्टीरिया से ये लोग आए थे, ऐसा हम कह लेते हैं। तो अभी तक ये थ्योरी जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट या मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि आर्यंस हैं और बोले जाते थे, आर्यंस जो हैं वो इस तरीके से आए थे। तो इस तरीके से हम कहा जा सकते हैं कि भाई उनका ओरिजिनल होम ये है सेंट्रल एशिया होगा। अब ये जो लैंग्वेज ग्रुप है उनको बोलने वाले लोगों का एक और समझ लीजिए, तो ये जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप के बारे में बताया है, तो ये वो लोग हैं जो ये भाषा बोलते हैं। ये आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये इनके रीजन है। तो इस आधार पर, इस बेस पर हम मैक्स म्यूलर की थ्योरी को इजीली वे में समझ सकते हैं। यू गॉट इट माय पॉइंट्स, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के ग्रुप्स के बोलने वाले लोगों का एक समूह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये तो हमने देखा, आपको शायद कलर चेंज हो गया, एक्चुअली मैंने वो ग्रीन कलर में रखा, तो कोई बात नहीं, हमने समझ लिया है, तो नो नीड टू रिमेंबर। अब आपको ये चीज समझ में आ चुकी है कि आर्यंस कहां से आएंगे। आपको ये चीज तो समझ में आ चाहिए कि कौन है, आर्यंस कहां से आ रहे हैं, ये आपको क्लियर हो चुके हैं, करेक्ट है ना। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द आर्यंस। जैसा मैंने आपको बताया कि अर्लियर कि दैट मींस वैदिक कल्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर पढ़ने वाले हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड कर पढ़ने वाले हैं। तो आर्यंस का जियोग्राफिकल एरिया भी हम समझ लेते हैं। अब जियोग्राफिकल एरिया है, इतना तो हमें क्लियर हो चुका है। आर्यंस कहां से आएंगे इंडिया में, यहीं से आएंगे। भाई समझ में आया कि नहीं आया? यहां से कोई आ नहीं सकता, यहां से कोई आ नहीं सकता, यहां से भी हिमालय जो है वो आने नहीं देगा। तो देयर इज अ थ्योरी, मोस्ट एप्रोप्रिएट प्लेस क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। अब कोई व्यक्ति सबसे पहले आएगा तो वो कहां सेटल होगा, दे आर गोइंग टू सेटल डाउन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। अब भाई यहां से कोई जंप करके यहां तो नहीं पाए जाएगा, तो यहां तो कोई रहेगा नहीं, तो सीधी सी बात है, दे आर गोइंग टू सेटल डाउन इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन, एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नियर बाय द एरिया ऑफ इंडस रिवर, और सिंध नदी के आसपास रहे, और दिस एरिया इज कॉल्ड सप्त सैंधव, सात नदियों की भूमि का क्षेत्र। सप्त सैंधव मतलब सात नदियों की भूमि का क्षेत्र। और ये मैं जानकारी कहां से बता रहा हूं, दैट इज द सोर्स, और सोर्स क्या है, सोर्स है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में बताया गया है कि सात नदियों का भूमि का क्षेत्र है, और वहीं पर जो है वो सेटल होंगे। और ये सात नदियां कौन सी हैं, आपके सामने स्क्रीन पर अब आ चुकी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सात रिवर में, दैट इज द इंडस नदी या सिंधु नदी जो है वो सबसे प्रमुख नदी है, सबसे प्रोमिनेंट रिवर है। अब देखिए एक चीज और है, आपको कैसे पता चला कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको मैं बताता हूं। लेट सपोज एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं इस थ्योरी को। देखिए आज का न्यूज़पेपर उठाइए, न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा चर्चा किस व्यक्ति की मिलती है, न्यूज़पेपर में सबसे ज्यादा चर्चा मिलती है नमो नमो, समझ गए होंगे आप इशारा मेरा। और जब हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे मतलब 500 साल बाद, लेट सपोज 500 ईयर आफ्टर। भाई ऐसा तो नहीं है कोई अमर बैठा हो, है ना, सभी की मृत्यु निश्चित है ना, मेरी भी है, आपकी भी है, सबकी मृत्यु निश्चित है आफ्टर 500 ईयर। मैंने इसीलिए बोला कि 500 साल बाद सारे निपट जाएंगे, सारे मर जाएंगे। तब हम यदि मान के चले, हम सोचें कि 2021 में आज के दिन जो है वो न्यूज़पेपर में ये नमो नमो कौन है, न्यूज़पेपर में इस व्यक्ति की चर्चा बहुत हुई है, तो हम ऐसा अंदाजा लगाएंगे कि शायद ये उस जमाने का 2021 का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति रहा होगा। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द 2021। अब हम यहां का देख लेते हैं। अब हमें
हमें कब की बात पता करनी है, हमें 1500 बीसी की बात पता करनी है, 1500 बीसी की बात करनी है, 1000 बीसी की बात के आसपास की बात करनी है। तो हमें, हमारे पास सोर्स क्या है, हमारा न्यूज़पेपर, और हमारा न्यूज़पेपर यहां पर है ऋग्वेद, और ऋग्वेद में सबसे ज्यादा चर्चा की गई है इंडस नदी की। मेरी बात समझ में आई? दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द इंडस रिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है वो है उस जमाने की। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही हम देखते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है। आज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है वो है आपकी गंगा। वो बात अलग है कि उस गंगा को हम गंदा करते जा रहे हैं, करेक्ट है ना, धर्म के नाम पर हम उसको गंदा करते जा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इंडस नदी पर जाना है तो भैया हमें वीजा लेना पड़ेगा। भाई वीजा लेना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान वाले से वीजा लेना पड़ेगा भैया हम चले जाएं। क्यों? क्योंकि हमारा मेन एरिया अब कौन सा हो गया है, दैट मीन्स द इनर, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, तो आर्यंस जो है वो सबसे पहले यहीं पर रहेंगे, सेटल डाउन होंगे, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड सप्त सिंधु। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है इंडस रिवर, और इंडस के अलावा भी कोई और नदियां हैं, जैसे हम देखेंगे वो है आपका सरस्वती। सरस्वती नदी जो है वो अब विलुप्त हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है, लेकिन उसके अवशेष भी हम यहां पर चर्चा में देखेंगे। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट मीन्स वो है आपकी नदी ओरिजिनल नेम, है ना। और ये जो आपको देखने को मिलेगा दैट मीन्स पोरुषनी नदी है, अस्करी नदी है, बितस्तनी, ऑल दीज वर्ड्स इज रिलेटेड टू द संस्कृत, एंड संस्कृत के जो शब्द हैं वो नदियों के नाम बताए गए हैं, और ये हम उसका कुछ चेंज हो गया। तो जैसे हम देखते हैं बोलने बोलने में चेंज हो गया है, जैसे हॉस्पिटल को बोलते बोलते हम अस्पताल हो गए हैं, वैसे ही हम देखेंगे सरस्वती को बोलते बोलते सरस्वती हो गया है। तो गॉट इट माय पॉइंट्स? तो कुछ प्रोनाउंसिएशन यहां पर चेंज हो रहे हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द सप्त सिंधु एरिया, और सप्त सिंधु एरिया ये है। ठीक है, सबसे पहली आपकी ये हो जाएगी इंडस, दूसरा हम देखेंगे सरस्वती, झेलम, और ये ज्योग्राफी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा आपको बिल्कुल पता होगा। क्या आर्यंस यहीं पर रहेंगे? नो, दे आर गोइंग टू एंटर इन द इनर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और इसीलिए मैं भी नहीं रुकता यहां पर और आगे बढ़ जाता हूं, एंड दे आर गोइंग टू सेटल डाउन इन द ब्रह्मवत एरिया। ऋग्वेद में आप देखते हैं कि आर्यंस जो हैं वो सप्त सिंधु में ही नहीं रहेंगे, दे आर गोइंग टू एंटर इन द इनर पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल, और यहां पर वो आएंगे और इस नदी, इस क्षेत्र को कहा जाएगा ब्रह्मवर्त एरिया। ब्रह्मवर्त एरिया कौन सा होगा? तो ब्रह्मवर्त एरिया जो है वो पंजाब का वो पार्ट होगा, पार्ट ऑफ द पंजाब जो सरस्वती और घग्गर नदी के बीच में होगा, जिसे द्रष्टद्वती के नाम से जाना जाता है। तो द्रष्टद्वती दैट इज द ओल्ड नेम, दैट इज द ऋग्वेदिक नेम, और इसे हम घग्गर के नाम से जानते हैं। बट ये नदी जो है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, घग्गर हाकड़ा। ठीक है, तो जो मैंने अभी आपको बताया ये हो जाएगा सप्त सिंधु, और ये एरिया जो है वो होगा कौन सा? ब्रह्मवर्त। आपको मैप में आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। बट ये नदियां जो हैं इनको वेरीफाई किया गया तो घग्गर हाकड़ा के नाम से इनको जाना गया, और ये नदियां अब जो है वो डॉट 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 दिखाई दे रही, इट मींस दे आर डिसअपियर, वो अब विलुप्त हो चुकी हैं जियोग्राफिकल चैलेंजेस के कारण, या कह सकते हैं भौगोलिक परिवर्तन के फलस्वरूप। ऋग्वेद में लेकिन इन नदियों का वर्णन देखने को मिलता है। तो हमने अभी कौन कौन से एरिया देख लिए? 2 एरिया देख लिए, सप्त सिंधु देख लिया और ब्रह्मवर्त देख लिया, और इसके बाद जो आर्यंस हैं वो और भी जगह पर जाते हैं, या हम कह सकते हैं गंगा यमुना की ओर जाते हैं, और गंगा यमुना वाले क्षेत्र को उन्होंने नाम दिया ब्रह्मऋषि। अलग अलग एरिया, अलग अलग क्षेत्र, हर समय जो है वो नदी के आसपास ही सेटल डाउन होंगे, क्योंकि जल ही जीवन है, ऐसा आपने सुना होगा। तो जहां जल है वहीं पर हमारा सेटलमेंट होगा, वहीं पर हम रहेंगे, एंड ऑल दीज एरियाज कंबाइंड इज कॉल्ड बेसिकली। अब देखो, दिस इज द एरिया ऑफ द गंगा एंड यमुना दोआब। ये जो एरिया होगा वो गंगा दोआब का क्षेत्र होगा, और ये ब्रह्मवर्त हो जाएगा, ये सप्त सिंधु होगा। इतना क्लियर है भाई? इन तीनों एरिया को मिलाकर आर्यों ने कहा आर्यवर्त। दिस इज द कंबाइंड एरिया ऑफ द आर्यवर्त। तो आर्यवर्त किन क्षेत्रों से मिलकर बना है? वो है आपका ये 1, 2 and 3, और इसे कहा गया आर्यवर्त। मोटे तौर पर हम समझ सकते हैं दैट इज द अपर पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया का ऊपरी जो हिस्सा है वो आर्यवर्त कहा गया। ठीक है, और इस तरीके से हम देखते हैं कि यहां पर जो रिवर है गंडक, गंडक को सदानीरा नाम दिया गया है ऋग्वेद में। तो सदानीरा नदी को उन्होंने अपनी बॉर्डर मान लिया,
और इस तरीके से इस वाला भाग आर्यवर्त कहा गया। और इस वाले भाग को हम कहेंगे नॉन आर्यंस या अनाड़ियों का शहर। अनाड़ी मतलब जो आर्य नहीं है, तो ये आर्यवर्त, आर्यों का प्रदेश, ये क्या हो जाएगा नॉन आर्यंस, मतलब यहां पर आर्य नहीं रहेंगे। और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणावर्त कहा गया। नाउ इट इज क्लियर टिल नाउ? कोई समस्या हो तो बताइए। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि आर्यंस ने गंडक नदी को क्रॉस क्यों नहीं किया? Why did not cross the गंडक रिवर? इसका आंसर खोजने के लिए हमें जाना होगा फिर से अपने मैप पर और एक स्टोरी को समझना होगा। एंड दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण क्या है? तो शतपथ ब्राह्मण एक लिटरेचर है ना, एक प्रकार का साहित्य है। और वो साहित्य जो है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आर्यंस क्यों नहीं गए, क्रॉस किए। तो उसको थोड़ा हम समझ सकते हैं इस मैप से। देखिए इतना तो हमें क्लियर समझ में आ गया कि आर्यवर्त दैट मींस द एरिया ऑफ द आर्य, ये आर्यों का क्षेत्र है, ठीक है। और मैंने आपको बताया, देखो ये अर्ली वैदिक का एरिया होगा। अर्ली वैदिक मतलब पूर्व वैदिक का। और धीरे 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 वो क्या होंगे, वो अंदर के भाग में जाएंगे। जब हम देखेंगे 1000 बीसी के आसपास क्या होगा, आयरन का इन्वेंशन हो जाएगा, आयरन आ जाएगा। अब जब आयरन आ चुका है तो आयरन के आने के बाद हम देखेंगे एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बढ़ेगा, एग्रीकल्चर में बूम आ जाएगा। और एग्रीकल्चर में जब बूम आएगा तो हम देखेंगे कि इस वाले भाग में हमें एग्रीकल्चर करना है और ये वाला भाग जो है वो फर्टाइल एरिया है, ऐसा आप समझ लीजिए। और यहां पर पहले क्या हुआ करता था, जंगल हुआ करता था। और जंगल को साफ करने के लिए, हाँ जंगल को हमें साफ करना होगा भाई, जंगल के ऊपर तो हम चढ़कर खेती कर नहीं सकते और इसीलिए हमें इस जंगल को क्या करना होगा, साफ करना होगा। और जंगल को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आग लगा दो। तो आग लग गई भाई। तो आर्यवर्त में इस वाले भाग में हम आग लगाते हैं और ये आग लगा दी गई। ये आग जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती जाएगी और ये आग जो है धीरे धीरे बढ़ते हुए यहां पर जाकर रुक जाएगी, या जो आग है वो इस नदी को क्रॉस नहीं कर पाएगी क्योंकि यहां पर एक नदी है और इस नदी का नाम है गंडक या सदानीरा। सदानीरा मतलब ऋग्वेद में कहा गया है। और ये जो सब आग लगाई जा रही है वो लगाई जा रही है एक राजा, एक आर्य के नेतृत्व में। एक आर्य जो है उनका नाम है विधेय माधव। और ये स्टोरी जो मैं आपको बता रहा हूं, विधेय माधव ने बोला कि भाई यहां पर आग जो है बुझ गई है। और विधेय माधव ने सभी आर्यंस को बोला थांबा, थांबा मतलब रुक जाओ। और यहीं से हम देखते हैं कि दिस इज एरिया, दिस रिवर इज कंसीडर एज ए रिवर, दिस रिवर इज कंसीडर एज ए बॉर्डर ऑफ द आर्यंस। और वो इसको क्रॉस नहीं किए और इस तरीके से ये आर्यवर्त कहा गया। इसके बाद का जो क्षेत्र है वो अनार्य कहा गया। एंड दिस स्टोरी इज मेंशन इन द शतपथ ब्राह्मण। करेक्ट है। ये शतपथ ब्राह्मण जो है वो सपोर्टिंग एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, सपोर्टिंग एलिमेंट्स या सपोर्टिंग लिटरेचर ऑफ वेद। वेद ही बहुत मेन कंसेप्ट है। एक तो गंगा दुआओं में तो वो यहां आ चुके थे, वो गंगा दुआओं से भी यहां पर आते हैं, मैं ये बता रहा हूं। तो देखिए कंसेप्ट को समझना है कि गंगा दुआओं से भी जब इधर की ओर जब जाते हैं तो वहां पर आगे जाने के लिए जब आएंगे तो यहां पर वो आग जो है वो बुझ जाएगी, ठीक है। और जब बुझ जाएगी तो हम देखेंगे कि वो कहानी जब बुझ जाएगी तो जो शतपथ ब्राह्मण के अकॉर्डिंग जो है विधेय माधव जो आर्यंस हैं वो ये कहते हैं कि अब हमें आगे नहीं बढ़ना। और शतपथ ब्राह्मण में स्टोरी मिलती है किसकी, विधेय माधव, विदेथ माधव या विधेय माधव। और ये ब्रह्म ऋषि में तो बेसिकली ऑलरेडी वो पहुंच चुके थे, इस समय तो जो है वो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके थे। इसके बाद ही इन्होंने आग लगाने का काम किया है, यहां से हम ऐसे समझ सकते हैं। आग लगाने का काम का मतलब यहां ये नहीं है कि यहीं पर है, वो जो स्टोरी मिलती है वो यहां से रिलेटेड है, ऐसा आप समझिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वहां पर, और गंगा का जो ओरिजिन है वो कुछ इस तरीके से है, गंगा जो है वो कुछ इस तरीके से निकली है, जबकि गंडक का जो फ्लो है वो आपका हिमालय से कुछ ऐसे की ओर जाएगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ रिवर इज डिपेंड, मतलब रिवर का जो फ्लो है वो डिपेंड कर रहा है। तो यहां पर टोटली एक तरह से बॉर्डर बन रही है वो इस एरिया की वजह से। तो इस वजह से हम देखेंगे कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है वो आपको ये गंडक रिवर जो है वो उस तरीके से, अब स्टोरी है और स्टोरी को थोड़ा सा क्या है कि मॉडिफाई भी किया हुआ है, एकदम लॉजिकल वैसा नहीं आएगा क्योंकि ये जो है लिटरेचर्स जो है वो इस तरीके से बताते हैं। तो मैंने यहाँ आग का मतलब यहाँ बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली यहां से रिलेवेंट है, इस तरीके से हम समझेंगे। आई होप यू गॉट इट माई आंसर्स, ठीक है।
अब हम यहां एक चीज और देखते हैं कि ये जो कहानी मिलती है वो मिलती है एक शतपथ ब्राह्मण से, और शतपथ ब्राह्मण जो है वो वेद से रिलेटेड है। वेद को समझने के लिए लिखे गए सपोर्टिंग लिटरेचर्स। तो कोई वेद क्या है, कठिन है, वेद टफ है, उनकी भाषा आपकी, तो इसलिए क्या है, स्टोरी फॉर्म में समझाया गया। और ये स्टोरी हमें मिलती है विदित माधव की। और विदित माधव ने आर्य संस्कृति का सरस्वती नदी से लेकर पूर्व दिशा में सदानीरा तक विस्तार किया, ऐसा हम कह सकते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो आर्यों की सीमा मानी गई है ना। ये एक हमने देखा, तो ये आर्यों का जियोग्राफिकल एरिया देखा। लेकिन ये जियोग्राफिकल एरिया हमने किस बेस पर देखा, वो हमने दोनों का देखा है, वो है अर्ली वैदिक का भी और लेटर वैदिक का। और ये अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक हम क्या चेंजेस देखने वाले हैं, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, आपके पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। इन 4 पैरामीटर पर ही हिस्ट्री आपकी डिपेंड होती है, और ये 4 पैरामीटर में चेंज होगा, इसीलिए मैंने इसे अर्ली कहा, इसे मैंने लेटर वैदिक कहा। गॉट इन माय पॉइंट्स। तो अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, कुछ इस तरीके से हम देखेंगे। चारों पैरामीटर को 1 to 1 हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वैदिक काल के हम ये 4 पैरामीटर 1 2 3 4 हम समझने वाले हैं। अब इसको समझने के तरीके क्या हैं, देखो मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको मैंने एक तरीके से बताया कि स्टोन एज है ना, स्टोन एज की बात करी थी मैंने, और स्टोन एज में जो काम फायर ने किया वही काम 2021 में इंटरनेट ने किया। तो आपको समझ में आ गया, मतलब जो इंटरनेट आग लगा रहा है वो काम भी आग यहां स्टोन एज के समय पर लग गई। अब ऐसा ही कुछ यहां पर आयरन के द्वारा होगा। तो इतिहास अपने आप को दोहराएगा, आप लोग भी दोहराते रहें और यहां पर उस चीज को समझते रहें। तो अब हम बात करने वाले हैं अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के पॉलिटिकल कंडीशंस की। गॉट इट माय पॉइंट्स। अब देखो मैंने यहां पर जो स्लाइड है उसके लेफ्ट हिस्से में अर्ली वैदिक रखा है, अर्ली वैदिक रखा है, और लेटर वैदिक में हमने रखा है, दैट मींस सॉरी राइट हैंड साइड में मैंने लेटर वैदिक रखा है। तो एक तरफ होगा अर्ली, एक तरफ होगा आपका। तो जब भी मैं लेफ्ट की बात करूं तो आप समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है, अर्ली की बात हो रही है। जब भी मैं राइट की बात करूं तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, लेटर वैदिक की बात हो रही है। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। हालांकि मैंने स्लाइड्स को इसी तरीके से अरेंज किया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल कंडीशंस की, जो यहां से यहां चेंज होगी, ठीक है। समझेंगे और फिर इसको बाद में थोड़ा सा एक बाउंड अप कर लेंगे। अब अर्ली वैदिक का सोर्स क्या है, ऋग्वेद, ये हमें मालूम है। और ऋग्वेद को मैंने जब खोला तो मुझे वहां पर एक कबीला दिखाई दिया, ठीक है। कबीला या जन कह लीजिए या ट्राइब कह लीजिए, बात एक ही है। तो जन एक संस्कृत शब्द है, यहां हम ऐसे कह सकते हैं। और एक नहीं, मुझे कई कबीले दिखाई दिए, तो मैंने कई कबीले यहां ड्रॉ कर दिए। तो आपको भी बहुत सारे कबीले दिखाई दे रहे होंगे। अब ये कबीले जो हैं उनका एक कैरेक्टर है, वो कबीले जो हैं वो आपस में लड़ाई करते रहते थे। आपस में का मतलब है ये वाला जो है इसको मारेगा, ये वाला जो है इसको मारेगा, और इस तरीके से क्या होगा, इनका एरिया बढ़ता जाएगा। दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर्स, आपस में लड़ाई करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है ना उसका साम्राज्य का विस्तार हो जाए। जैसे मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे से आप लोग जुड़ गए हैं तो अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े होंगे, इंडिया के अलग अलग कोने से जुड़े होंगे, तो मेरा भी साम्राज्य विस्तार हो रहा है। तो ईच एंड एवरी पर्सन इज लुकिंग फॉर द एम्पायर एक्सपेंशंस। और हम यहां देखते हैं कि ऑल दीज ट्राइब्स आर, दैट मीन्स वो आपस में वॉर करेंगे, वो आपस में लड़ाई करेंगे। और जब आपस में लड़ाई करेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एरिया जो है उसका कुछ ऐसा हो जाएगा। बट इसका नाम अब जन नहीं रहेगा, दैट बिकम द जनपद। नाउ यू गॉट इट माय पॉइंट्स। क्या पॉलिटिकल कंडीशन में चेंजेस हुए हैं क्या? यहां पर हम देखेंगे कि एरिया तो चेंज हो गया है, जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द ट्राइब्स इज गोइंग टू, दैट मींस चेंज, वो कहीं ना कहीं चेंज तो हुआ है। इतना समझ में आए? तो लेटर वैदिक में, अर्ली वैदिक में जो पॉलिटिकल यूनिट है उसे कहा जाएगा कबीला या जन या ट्राइब, और लेटर वैदिक में इसे क्या कहा जाएगा, जनपद। और आगे चलकर हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा महाजनपद। तो उसको अभी हम बाद में देखेंगे, बट इसको अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट है। अब यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि हर कबीले का एक लीडर होता है, और उस लीडर को कहा जाता है किंग या राजन। अब ये राजन जो होता है वो उसका एक चुनाव होता है या इलेक्शन होता है। समझ में आया? कबीला क्या है? तो कबीला एक चाय की दुकान है, ऐसा समझ लीजिए। चाय की दुकान में से बोला है कि चाय की दुकान में कितने लोग काम करते हैं, एक या दो,
है ना, या हम ऐसे कह सकते हैं बहुत ही कम लोग जो है वो चाय की दुकान पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं और डिसाइड कर कर किसी इलेक्शन के द्वारा या आपसी सहमति के द्वारा वो अपने नेता को चुन लेते हैं, कबीला का नेता बना दिया जाता है उसको। हर बार व्यक्ति जो है वो कबीला का नेता चेंज होता रहता है, कुछ इस तरीके की व्यवस्था होती है। इसको किंग कह लीजिए या राजन कह लीजिए। गॉट इट माय पॉइंट्स? इतना क्लियर है? अब देखिए लेटर वैदिक में क्या होगा। तो यहां पर मैं ऐसा कहूं कि यहां पर जो राजा है उसका जो चुनाव है या उसकी जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो बेसिकली कह सकते हैं बाय द पीपल, मतलब जनता के द्वारा डिसाइड किया जा रहा है। लेटर वैदिक में भी किंग होगा, लेटर वैदिक में भी किंग होगा, लेटर वैदिक में भी किंग होगा, बट इस किंग का अब डिसाइड जो होगा अब वो होगा वो हेरिडिटी के बेस पर, वंश के आधार पर होगा। क्योंकि अब क्या हो गया है कि राजा यहां पर पावरफुल हो चुका है, और पावरफुल हो गया है तो वो क्या कहेगा, अगला जो हमारा जो किंग होगा वो हमारा बेटा ही होगा। ये रही तलवार, यदि किसी को कोई समस्या हो तो इस तलवार से लड़े, फिर उसके बाद हम देखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहां देखेंगे द किंग इज नॉट मच पावरफुल इन द बीसी अर्ली वैदिक एज, बट लेटर वेस में हम देखते हैं कि किंग जो है वो पावरफुल हो जाता है, क्योंकि वो जन से जनपद किसके नेतृत्व में बना है, किसकी लीडरशिप में बना है। जैसे हम देखते हैं कि चुनाव जीत गए तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले, और हार गए तो बेसी कह सकते हैं कार्यकर्ता की जिम्मेदारी। कुछ इसी तरह की कहानी है। तो लीडर यहां पर होगा, लेकिन इस लीडर का यदि हम देखेंगे कि जो बात होगी वो कैसे होगी, बट जो अर्ली वैदिक का जो लीडर होगा या किंग होगा दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जनता की सहमति के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन यहां पर जो नेता होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द हेरिडिटी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वंश के आधार पर अगला शासक बनाया जाएगा, क्योंकि यहां पर राजा पावरफुल हो चुका है। पर हम देखते हैं कि दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द मोनार्क सिस्टम, या कह सकते हैं राजतंत्र व्यवस्था देखने को मिलेगी। Got it my points? तो we can see that this is the second appointment of king। राजा के पद का निर्धारण यहाँ कुछ और हो रहा है, और यहाँ पर हम देखेंगे वंश के आधार पर होगा, और इस तरीके से हमें दो पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है भाई? समझ में आया? और ये जन जो है वो जनपद में चेंज हो रहा है, ये हमने देखा। तो अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक क्लियर समझ में आया है ना? देखो डिफरेंसेस के बेस पर मैं समझा रहा हूं आपको, यहां क्या था, यहां क्या होगा, और बस उसको आप कनेक्ट करते जाइए। ठीक है, अब एक चीज और समझिए। मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक में क्या था, चाय की दुकान, और चाय की दुकान में आपको कितने लोग काम करने के लिए चाहिए, एक या दो। गॉट इट माय पॉइंट्स? करेक्ट है। लेकिन अब चाय की दुकान जो है वो होटल में कन्वर्ट हो गई है ना, मैरियट में कन्वर्ट हो चुका है, और होटल को चलाने के लिए आपको कितने लोग चाहिए, तकरीबन 10 से 15 लोग। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो मैं ये कहूं कि यहां पर जो अधिकारी होंगे दैट मीन्स ऑफिसर्स होंगे, दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड। अर्ली वैदिक में अधिकारी जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे, लिमिटेड होंगे, क्योंकि कबीला को चलाने के लिए आपको ज्यादा अधिकारी नहीं चाहिए। लेटर वैदिक में हम देखते हैं कि अधिकारी जो हैं उनकी संख्या हमको रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें जो है वो एक बड़ा क्षेत्र क्लियर वो करना है, उसको करना है, ठीक है, हैंडल करना है। जैसे आप देख लीजिए गोवा कितना बड़ा है। गोवा में आपका विधानसभा की कितनी सीटें हैं, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा। गोवा जो एक छोटा सा क्षेत्र है वहां पर आपको विधानसभा की 30 सीटें देखने को मिलेंगी, जबकि आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश जो जियोग्राफिकल एरिया से बड़ा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहां 230 देखने को मिलती हैं, और यूपी में आपको 400 के आसपास सीट देखने को मिलती है। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं आ रहे हैं। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि जितना बड़ा एरिया है उतने ज्यादा आपको अधिकारी चाहिए होंगे। अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक एज में द नंबर ऑफ ऑफिसर इज गोइंग टू इंक्रीज, सीधी सी बात है। और यहां पर हम वही चीज देखने वाले हैं पॉलिटिकल कंडीशन के अंतर्गत। तो कबीला हमने देखा, कबीला युद्ध में लड़ रहे हैं और जनपद हो रहे हैं, तो दैट इज वेरी लिमिटेड एरिया, बहुत ही ज्यादा बेसिक कह सकते हैं लिमिटेड एरिया होगा। जबकि यहां पर हम देखेंगे जियोग्राफिकल एरिया में चेंजेस आए। करेक्ट है। अधिकारी जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड होंगे यहां पर। समझ में आया कि नहीं आया चाय की दुकान की कहानी? और यहां पर अधिकारी की बात करें तो यहां पर अधिकारी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट्स? तो चाय की दुकान और होटल की दुकान को आगे बढ़ाते हैं। अब इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अधिकारी जो लिमिटेड होंगे, तो ये अधिकारी कौन है? ये हैं अर्ली वैदिक के, ध्यान दीजिएगा। अर्ली वैदिक के अधिकारी हैं जैसे
राजा या राजन या कबीले का जो हेड होगा उसको एक सलाह देने वाला होगा, और वो सलाह देने वाला है पुरोहित। पुरोहित इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ द चीफ एडवाइजर। राजा साहब यहां पर आक्रमण करना है, इस कबीले पे करना है, ठीक है साहब आपकी बात मान लेते हैं, और ये आपसी सहमति से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, इसके अलावा आप वॉर कर रहे हैं तो वॉर करने के लिए आपको हेड ऑफ द आर्मी चाहिए, सेना प्रमुख हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे गांव, गांव मतलब दैट मीन्स ठीक है वो होगा, और वो आपका हो जाएगा ग्रामीणी। इसके बाद जासूस क्या होगा, यहां पर जेम्स बॉन्ड होंगे, लेकिन ये जेम्स बॉन्ड पता करके आते हैं कि भाई उस कबीले में क्या चल रहा है, जाओ पता करके लाओ, और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जासूस भी होंगे। और यहां एक देखेंगे वाजपति, और यहां पर घास भूमि का हेड होगा, द हेड ऑफ द ग्रासलैंड इज कॉल्ड द वाजपति। अब एक चीज समझिए, थोड़ा सा जानने की कोशिश करिए कि ये वाजपति या घास भूमि का क्यों होगा। थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा या बताऊंगा कि आर्यंस कहां से आए थे, ये हमें पता है सेंट्रल एशिया से। आर्यंस जो आ रहे हैं तो उनका कंसेप्ट कैसा होगा, वो होगा आपका रूलर, रूलर होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं खाना बदोश होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दे आर दैट इज डिपेंड ऑन द एनिमल हस्बेंड्री। वो कहीं ना कहीं पशुपालन पर बेसिक क्या होंगे, आधारित होंगे। और पशुओं का खाना कहां से आएगा, पशुओं का खाना आएगा जो है वो ग्रासलैंड। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम और भी क्लियर करेंगे जब हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। तो खाना जो है पशुओं का, वो उसका हेड होगा, वो है आपका घास भूमि का प्रमुख, जिसका नाम है वाजपति। व्हाट आर माय पॉइंट्स। तो इस तरीके से गांव के कुछ कुछ हेड हुआ करते थे, या कह सकते हैं सॉरी आपके जो अर्ली वैदिक में कुछ आपके ऑफिसर हुआ करते थे, वो दो चार नाम हमने देखे। लेकिन लेटर वैदिक में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि इनकी संख्या वृद्धि हो जाएगी, और इनकी संख्या यहां पर, अब देखो इनकी संख्या होगी यहां पर 12, और इनको कहा जाएगा रत्निन। लेकिन ये रत्निन किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, किंग के द्वारा। किंग क्यों, किंग अपनी पसंद का व्यक्ति रखेगा ना, क्या ये किंग की पसंद के होंगे, नो, ये सारे के सारे जो हैं वो सलाह के आधार पर रखे जाएंगे, आपसी सहमति के द्वारा रखा जाएगा। लेकिन यहां पर किंग इतना पावरफुल हो गया है कि अब मैं अपनी कैबिनेट को खुद ही चूज करूंगा, और इस कैबिनेट को नाम दिया गया रत्निन, जिसमें वो 12 लोगों को शामिल करता है। और ये 12 लोग कौन हैं, उनको हम कुछ कुछ को समझ लेते हैं यहां से। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिए, तो ये हो गए अर्ली वैदिक, ये हो गए लेटर वैदिक। मैंने इसको थोड़ा सा इधर चेंज किया है क्योंकि वो मेरी इमेज के पीछे छुप जाता था। तो अब एक एक को समझ लेते हैं। देखो थोड़ा सा यहां पर कंपेयर करते जाइएगा। अर्ली वैदिक में आप देखेंगे एडवाइजर है, प्रीस्ट है, या कह सकते हैं पुरोहित है। क्या वो यहां भी होगा, बिल्कुल यहां भी होगा। लेकिन राजा जो है वो इसकी नहीं सुनेगा। अब जो है वो प्रीस्ट जो है वो खास मतलब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा। क्या यहां पर वॉर नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे वॉर भी, और यहां भी हेड ऑफ द आर्मी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें यहां देखने को मिलेगा अगला भाग दूत, दैट इज कॉल्ड द टैक्स कलेक्टर। अभी टैक्स कलेक्टर यहां है, यहां पर बिल्कुल नहीं है। कारण क्या होगा, क्योंकि हम देखेंगे, इसको ऐसे समझ लेते हैं कि अभी जब हम इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो टैक्स जो है अर्ली वैदिक में वो नहीं हुआ करते थे, ठीक है। जबकि लेटर वैदिक में ये टैक्स जो हैं वो मैंडेटरी हो जाएंगे। इसको कैसे समझते हैं, जैसे आप लोगों की डेमो क्लासेस चल रही थी, क्या डेमो क्लासेस में टैक्स, तो आप देख लीजिए आपका जो डेमो क्लास है वो कुछ और नहीं, दैट इज कॉल्ड अर्ली वैदिक एज है। लेकिन इसके बाद आपका पेड सर्विसेज जो है वो कहां से हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका लेटर वैदिक एज। और पेड सर्विसेज को मैनेज करने के लिए आपको एक टैक्स कलेक्टर होगा, या कह सकते हैं जो आपको फीस के लिए बोलेगा कि भाई कि आपका फीस कहाँ है, क्या है। और इस तरीके से हम देखते हैं तो हमें एक अधिकारी की जरूरत होगी, हमें एक ऑफिसर की जरूरत होगी, और वो एक टैक्स को देखेगा। तो यहां पर अर्ली वैदिक में टैक्स मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन यहां तो आपको देना ही पड़ेगा, और इस तरीके से हमें एक अधिकारी की अपॉइंटमेंट करनी ही होगी। गॉट इट माई पॉइंट, समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट। तो डेमो क्लासेस एंड द प्लेट क्लासेस है ना, दिस इज द वेरी इजी वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स। मतलब ये बहुत आसान तरीका है चीजों को समझाने का। आई होप यू ऑल ऑफ यू गेटिंग माई वॉइस एंड दैट मीन्स द कंसेप्ट एज वेल। सारी की सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ रही होंगी। अब एक चीज अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं
कि अर्ली वैदिक एज में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। यहां पर क्या होगा, राजा जो है एक से ज्यादा शादियां करेगा, वो बहुत ज्यादा शादियां करेगा, और जब शादियां करेगा तो उनमें से एक उसकी खास होगी, और वो खास रानी को कहा जाएगा महिषी। करेक्ट है। तो यहां पर वो उसे भी क्या है, अपनी कैबिनेट का सदस्य बनाएगा। अगला है आपका सूत, और सूत को हम कैसे याद रखेंगे, जो है उसका ड्राइवर। जैसे आप देखेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने कर्ण का नाम सुना होगा। कर्ण कौन था? कर्ण जो था दैट इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर ऑफ महाभारत, महाभारत से रिलेटेड है। और महाभारत में कर्ण को कहा गया है सूत पुत्र, है ना, ये कहा जाता था। और सूत पुत्र मतलब इनके फादर जो थे वो ड्राइवर थे। ड्राइवर का मतलब है वो रथ को चलाने वाले थे, दैट इज द बेसिक चैरियोटर। और यहां हम देखेंगे सूत मतलब इस तरीके से होगा, तो ये इनका ड्राइवर होगा, और ड्राइवर हमेशा खास होता है, इस आधार पर हम समझ सकते हैं। लेकिन महाभारत का इस मतलब हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, थोड़ा सा उसको अलग रखिएगा, है ना। हमने देखा कि सूत का मतलब दैट मींस कर्ण से जोड़ा, तो महाभारत को हिस्ट्री से सेपरेट करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अदरवाइज, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। इसके बाद हम अगला देखते हैं, वो है पालागल। पालागल का मतलब है संदेश वाहक। आज की डेट में आपको यदि कोई संदेश या मैसेज भेजना है तो आप क्या करेंगे, आप व्हाट्सअप करेंगे, और ये उस जमाने का व्हाट्सअप है। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं पालागल इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड द मैसेंजर। तो राजा अपना मैसेज कैसे भेजेगा वो हम सीख रहे हैं यहां पर। गॉट इट माय पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद अगला कैरेक्टर आता है लास्ट वाला, राजा इतना आलसी हो जाता है। अब देखो ये लास्ट वाला पॉइंट समझिए, राजा इतना आलसी हो जाता है कि वो पासे भी नहीं फेंकता, वो जो डाइस होता है वो नहीं फेंकता है, ठीक है। इतना ज्यादा अय्याश हो जाता है क्योंकि वो पावरफुल हो चुका है, और पावरफुल हो चुका है तो वो क्या करेगा, वो अपना टाइम पास भी करेगा, और टाइम पास करेगा वो अपना जुआ खेलकर करेगा, गैम्बल खेलकर करेगा। और जब गैम्बल खेलेगा तो वो डाइस को भी थ्रो नहीं करेगा, और डाइस को थ्रो करने के लिए वो रखेगा शकुनी मामा को। तो शकुनी मामा इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड अक्षवाप। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो हम यहां पर आसानी से समझ सकते हैं कि सूत पुत्र मतलब ड्राइवर साहब, या कह सकते हैं जो व्हाट्सअप है वो पालागल है। तो कल आप सर को बोल दीजिएगा कि आपको पालागल पर जोड़ दिया जाए, है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। घर वाले बोलेंगे पालागल कौन है, ये लड़का पागल हो गया है, तो पागल नहीं हुआ, एक्चुअली वी आर लर्निंग हिस्ट्री एंड वी आर कंपेयरिंग द हिस्ट्री विद द टुडे सिनेरियो। और इससे आप वो शब्दों को याद रख सकते हैं। तो कोई बच्चा यदि जैसे आप कहें कि सर हमें ये याद नहीं हो रहा है, या बहुत सी चीजें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, तो वी कैन कंपेयर, वी कैन से दैट मीन्स ठीक है, कहीं ना कहीं तो 2-4 दिन जो है वो व्हाट्सएप को पालागल ही कहना, अपने आप ही जो सारी चीजें आपको याद होती जाएंगी। तो हिस्ट्री को कनेक्ट करिए अपनी लाइफ से, और इन चीजों को आप आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट्स। तो समझ में आया। पॉलिटिकल कंडीशंस में हमने देखा कैसे अधिकारियों की जो संख्या है, प्री में क्या है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे हम क्वेश्चंस रखेंगे तो हो सकता है कि शायद ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, और इसको इसके तरीके से, लेकिन मैंने आपको केवल बताया है कि कैसे जो है वो याद हो सकते हैं। तो ये नाम जो है उनको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तो जितना आप याद या मेमोराइज कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कनेक्शंस को जोड़ सकते हैं जितना बन सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स में बहुत सी चीजें फैक्चुअल भी पूछी जाती हैं, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको वो अप्रोच भी बताई जाए, और वो कैसे डेवलप की जाए, कैसे अटैच किया जाए, वो हम कह सकते हैं। तो जब भी कमलाक्षर आपको बोले तो आपको बेसिक लेटर वैदिक के भागदूत याद आने चाहिए। आप आसानी से वो शब्द को समझ पाएंगे और याद भी रख पाएंगे। शकुनी मामा दैट मीन्स अक्षवाप, दैट इज सिंपल वे ऑफ लर्निंग ऑफ हिस्ट्री। बहुत सी चीजें हैं, आगे देखते जाएंगे, समझते जाएंगे। अब देखिए, अब हमने एक चीज देखा है कि यहां पर कबीले हुआ करते थे अर्ली वैदिक में, और ये जो है वो बड़े होने लगे एरिया। तो हम देखते हैं कि अर्ली वैदिक से लेटर वैदिक में हम देखेंगे कि जो कबीला की जो सत्ता है उसका क्षेत्रीय सत्ता में विस्तार होता है, जो टेरिटरी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। इसको हम कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, आई हैव सम काइंड ऑफ द एग्जाम्पल। जैसे हम देखेंगे एक कबीला होता है जिसका नाम होता है भरत कबीला, ठीक है, और एक कबीला होता है पुरु कबीला। ये कब के हैं, अर्ली वैदिक, ये कब के हैं, अर्ली वैदिक के, और ये दोनों जो हैं वो मर्ज हो जाएंगे और इसे कहा जाएगा आगे चलकर कुरु, और कुरु जो होगा वो लेटर वैदिक में होगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी तरीके से हम देखेंगे एक तुर्बस है और एक क्रीबी है, और तुर्बस और क्रीबी मिलकर बनते हैं पांचाल, और पांचाल की कैपिटल है काम्पिल्य। आपने शायद
आपने शायद महाभारत देखी हो, जो बी आर चोपड़ा की लॉकडाउन के दौरान जो है आपकी महाभारत देखने को मिली। और उस दौरान आप देखते हैं कि द्रौपदी को बोला जाता है कांपिल्य देश की राजकुमारी आ रही है, पधारिए, ऐसा ऐसा ऐसा, तो दुनिया भर की कहानी। और ये कांपिल्य मतलब पांचाल, तो पांचाल जो है वहां से आप समझ सकते हैं, तो कांपिल्य दैट इज द बेसिक कैपिटल ऑफ द पांचाल, है ना। थोड़ा थोड़ा सा ऐसा समझते जाएंगे तो देखो चीजों को लर्न करने का या मेमोराइज करने की टेक्निक्स भी मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूं। तो ये हमने देखा कि दो कबीले मिलकर बड़ा कबीला बना रहे हैं जिसको हम जनपद कहेंगे। और इस तरीके से हम देखते हैं कि लेटर वैदिक एज में कई जन मिलकर राष्ट्र या जनपद का निर्माण करते हैं। एंड दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द amalgamations of the BC single unit। और इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जो अभी मैंने आपको बताया उसे हम मैप से भी देख लेते हैं। देखिए अब आर्यंस कहां से आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द बीसी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस। आपको मैप क्लियर दिखाई दे रहा है? प्लीज थोड़ा सा कंफर्म करें, क्योंकि आई थिंक इसके कुछ फॉन्ट इधर उधर हो गए, कलर, कोई बात नहीं है, बट आई थिंक जो है कंसेप्ट समझ जाएंगे आप। तो देखिए मैंने आपको ये बताया कि आर्यंस जो है वो यहां से आ रहे हैं और इस जगह से आ रहे हैं, तो वो कहां पर सेटल होंगे, कुछ यहां पर सुनो सेटल होंगे। और कुछ नाम आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे आपका, और वहां पर ये कबीलों के नाम है। तुर्बस कबीला नाम है, ये भरत कबीला है, ये पुरु कबीला है। अब ये भरत और पुरु मिलकर क्या बन जाएंगे, कुरु कबीला। लेकिन ये कब की बात है, अर्ली वैदिक एज की। और अर्ली वैदिक एज की बात है, लेकिन बाद में आप देखेंगे, अब नाम भी देखिए, ये नाम भी देखिए आप, सारी की सारी अस्कनी, पुरुषनी, विपाशा दैट इज चतुद्री, गंगा, यमुना। गंगा और यमुना है, लेकिन इनका जो वर्णन है वो कम किया गया। ठीक है। अब एक चीज और आती है, देखो सबसे कोई व्यक्ति यहां से आएगा तो उसे कौन सी नदी पहले पड़ेगी, यमुना। और यहां से कोई आएगा तो उसे गंगा बाद में पड़ेगी। तो यमुना का वर्णन ऋग्वेद में 3 टाइम्स किया गया है, जबकि गंगा जो है वो आपका सिंगल टाइम यूज किया गया है। जबकि आप देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आज के जमाने में कौन है, गंगा। गॉट इट माय पॉइंट्स। और गंगा के पीछे ये जो है वो आपका देश का प्रधानमंत्री भी पड़ा हुआ है उसकी सफाई के पीछे। वो बात अलग है कि सफाई होती नहीं है ना, और दुनिया भर की बकवास करते रहते हैं हम, ठीक है, लेकिन हमारी माता को ही हम गंदा कर रहे हैं। और दूसरा आप देखेंगे यमुना तो जो है वो आपको दिल्ली में कालिंदी कुंज या कह सकते हैं काले नाले के रूप में देखी होगा, है ना। और लोग जो है वो ऐसा कह सकते हैं कि अब ये काली नाले में कन्वर्ट हो चुकी। तो हमारी जो होली रिवर्स हैं वो कहीं ना कहीं यहां पर दूषित हो रही है, वो मैं आपको बता रहा हूं और कुछ नहीं। तो गंगा की इंपॉर्टेंस ऋग्वेद में केवल एक बार की गई है, या उसका वर्णन एक ही बार किया गया है, उसको एक ही बार मेंशन किया गया है। तो गंगा वॉज नॉट मच इंपॉर्टेंट इन द अर्ली वैदिक एज, बट राइट नाउ 2021 में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको रिवर देखने को मिलेगी। करेक्ट है भाई, समझ में आया। और यहीं पर आर्यंस जो हैं वो अंदर की ओर आएंगे। नाउ द बीसी, दिस इज द मैप ऑफ द, ये देखिए कुरु बना, कुरु के बाद यहां पांचाल बना, यहां कौशल बना, यहां पर विदेह बना, और यहां हम देखेंगे दैट मीन्स डिफरेंट कबीला जो है वो अब जनपद में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये एज है आपका लेटर वैदिक एज। और आगे चलकर ये जन जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जन क्या कहे जाएंगे, महाजनपद। एंड दिस इज अवर द नेक्स्ट टॉपिक। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये गांधार है, ये कंबोज है, ये आपका कुरु है, ये पांचाल है, ये कौशल है, एंड काशी है, एंड दिस इज द मगध। और यहीं से कहानी शुरुआत होगी भारत के, या कह सकते हैं आर्टिकल नंबर 1 की बनने की कहानी। आर्टिकल नंबर 1 क्या है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और यही यूनियन जो है वो कही जाएगी आगे चलकर आपका भारत, और इसे काम देगा अंजाम मगध। तो आगे वाले समय में मगध क्या करने वाला है, इन पूरे राज्यों को अपने उसमें मिला लेगा, कुछ इस तरीके से मिला लेगा, एंड दैट बिकम द बेसी द होल इंडिया। और इस तरीके से ये साम्राज्य बनेगा। आर्टिकल नंबर 1, फर्स्ट टाइम आर्टिकल नंबर 1 बनाने का जो श्रेय होगा वो मौर्य के द्वारा होगा। लेकिन ये मौर्य ये एक दिन में नहीं करेगा। इसे जानने के लिए हमें आने वाले एपिसोड्स देखने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार और चमत्कार। आप आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं।